हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। इसके पहले मैंने आप लोगों को पाउली के अपवर्जन नियम के बारे में बताया था। आज आप लोगों को आप-बाऊ नियम एवं हुंड के अधिकतम बहुलता नियम के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले मैंने आपको क्वांटम संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन भी दिया था। उम्मीद है आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो अब हम देर नहीं करते हैं, आपको बताते हैं आप बाउ नियम के बारे में। आप बाउ नियम के बारे में हम शुरू करते हैं आज। आप बाउ नियम होता क्या है, सबसे पहले आप जान जाइए। आप बाउ शब्द, आप बाउ शब्द जो है ये क्या है? आप बाउ नियम, आप बाउ प्रिंसिपल। इस संबंध में एक घटना मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक बार क्लास में मैंने बच्चों से पूछ दिया कि आप बाउ क्या है। कुछ बच्चों ने जवाब दिया था कि सर आप बाउ एक वैज्ञानिक थे। या ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिएगा, वरना आप बेवकूफ सिद्ध हो जाएंगे कहीं पर। ये आप बाउ शब्द जो है वास्तव में जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, निर्माण करना। आप बाउ, ये आप बाउ शब्द का मतलब होता है बिल्डिंग अप, निर्माण करना। ये जर्मन लैंग्वेज का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप बाउ कोई वैज्ञानिक नहीं थे। आप बाउ शब्द वास्तव में जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। और आप बाउ नियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। अगर आप सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सही नहीं करने आता होगा, तो आप बाउ नियम जान जाने के बाद आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सही कर लेंगे। आप बाउ नियम क्या है उसको हम देखते हैं। किसी परमाणु के उपकोष यानी सबसेल में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। यानी निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निर्धारित होता है। कभी भी उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं प्रवेश करेगा। पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी असेंडिंग आर्डर। जैसे संख्याओं का असेंडिंग आर्डर होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने का भी एक असेंडिंग आर्डर होता है उपकोषों में। और वो असेंडिंग आर्डर क्या है उसका डायग्राम हम आप लोगों को बना के बता देते हैं। वन एस, 2s, 2p, 3s, 3p,
3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, 8s। यही क्रम चलता है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s उपकोष में प्रवेश पाएगा, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, और 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, और 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, और 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, और 7p के बाद 8s। ये क्रम चलता है किसी भी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, और इसी क्रम के हिसाब से उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखना चाहें तो 1s, 1s से बड़ा ऊर्जा स्तर वाला उपकोष 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, और 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f से उच्च ऊर्जा स्तर 5d का, और 5d से उच्च ऊर्जा स्तर 6p का, 6p से अधिक ऊर्जा स्तर 7s का, 7s से अधिक ऊर्जा स्तर 5f का, 5f से अधिक ऊर्जा स्तर 6d का, और 6d से अधिक ऊर्जा स्तर 7p का, इससे अधिक ऊर्जा स्तर 8s का। अगर ये आपके न समझ में आए तो इस डायग्राम के साथ साथ इसको भी आप समझ सकते हैं। इस क्रम में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का आपसे गलत नहीं होगा। जैसे अगर हमने आपको दे दिया, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है तो आप इसी क्रम को आप देखते हुए करिए। 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा 2p4। दो दो चार, 4 8। आप जानते हैं कि s उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके बाद अगले में
इंटर करेंगे, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इन चीजों को भी आप दिमाग में रखेंगे। एस उपकोष में 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी के आधार पर आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। अगर 15 फास्फोरस का आपको करना है तो उसी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 15 फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। 15 फास्फोरस उसी क्रम में रखते जाइए। 1s2, 2s2, 2p2, सॉरी 2p6, 2 2 4 6 10, 3s2, 3s के बाद 3p में एंटर करेगा, 2 2 4 6 10 2 12, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है 3p3। इसी तरीके से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन 17 क्लोरीन का अगर आपको करना है तो आप देख सकते हैं 17 क्लोरीन का कैसे होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसी क्रम से आप इस क्रम को हमेशा आप याद रखेंगे, वो डायग्राम आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ नहीं करेगा, आपके समझ में आ जाएगा और आप लिख भी लेंगे सही सही। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। आप बाउ नियम, इसके आधार पर मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब मुझे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके समझ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया है। आप 16 सल्फर का लिख लीजिएगा, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी लोग लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके समझ में आप बाउ नियम आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या है, मैंने आपको क्वांटम संख्या के बारे में बताते हुए थोड़ा सा इसका नाम लिया था कि हुंड का नियम क्या है। आज आप उसको देख लीजिए, हुंड का नियम क्या है, वीडियो समझ लीजिए। हुंड का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। यहां आप मत कंफ्यूज होइएगा, हुंड साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या नियम दिया था आप उसको देख लेंगे। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम, यहां हम लिख देते हैं मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप हुंड के नियम को देखेंगे। अभी आपने जो आफबाउ नियम देखा, आफबाउ नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लेंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन वो जो वास्तव में किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जब इंटर करते हैं तो उसके कक्षक में कैसे इनकी व्यवस्था होती है उसके संबंध में
हुंड के द्वारा जो नियम दिया गया था वो आप समझेंगे। इन्होंने ये कहा था किसी भी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जबकि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। किसी भी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जबकि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। वैसे जो है जैसे जैसे उपकोष में असेंडिंग आर्डर के क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद उपकोष में जितने भी कक्षक होते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेंगे उसके संबंध में इन्होंने बताया था। ऑर्बिटल्स में कैसे प्रवेश करेंगे उसका उदाहरण आप सभी लोग देख सकते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था एस, और अभी मैंने बताया है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एस उपकोष में, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, उससे अधिक नहीं। जो इलेक्ट्रॉन का वास्तविक जो घर होता है कक्षक, उसमें केवल एक फैमिली में 1-2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक घर में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एस उपकोष में केवल एक कक्षक होगा, पी उपकोष में 6 है तो 2/3 6, इसमें 3 कक्षक होंगे। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 बचे 10, यानी इसमें 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने बताया कि एक फैमिली में इलेक्ट्रॉन के केवल या एक कक्षक में या एक घर आप कह सकते हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन का घर होता है वो। तो एक घर में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है 2 सते 14। एफ उपकोष में कुल 7 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और बना देते हैं, ये 7, कुल 7 कक्षक इसमें होंगे। इसके आधार पर आप किसी भी तत्व का उदाहरण, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है उसमें आप देख सकते हैं किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उदाहरण। जैसे मैंने आपको बताया है 8 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p4। अगर इनको कक्षकों में हम भरते जाएं तो हमने जो बताया है, जो हुंड साहब ने जो बताया है, किसी भी परमाणु के उपकोष के कक्षकों में शब्द यहाँ पे छूट गया, इसको आप लिख लेंगे, में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जबकि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। उसके हिसाब से एस उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कक्षक में वास्तव में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसके हिसाब से इस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वास्तव में इसमें युग्मित हो जाएंगे। इसमें भी वही स्थिति है, 2s में भी
ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म में रहेंगे। अब 2p4, इसमें 3 कक्षकें होती हैं p में, px py pz, ये px py pz। तो इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में, इनके हिसाब से कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे तभी किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है शुरू से एक एक इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इसमें आप देखेंगे 2p4 अंतिम उपकोष में इसके ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले कक्षक में px में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद तब py में भरेगा, तब pz में। एक चीज और हुंड साहब ने बताया था कि एक एक इलेक्ट्रॉन कक्षकों में रहेंगे जब, तो उन सब की जो चक्रण की दिशा होगी वो समान होगी। इसको आप लिख सकते हैं, जब किसी उपकोष के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सभी के चक्रण की दिशा समान होती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे उसमें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा किसी कक्षक में, उसकी दिशा अलग होगी। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो निश्चित है उनकी दिशा जो होगी एक ही होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो आप यहां देख रहे हैं सब में जो एक एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक भरे हैं। अब उनके हिसाब से जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए तो युग्मन जब शुरू होगा इलेक्ट्रॉनों का, यानी जो शेष इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं p उपकोष में, तो शुरू से फिर शुरू होगा, यानी चौथा इलेक्ट्रॉन फिर इसके एंटी क्लॉकवाइज या ये क्लॉकवाइज में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन था, यानी अगर आप वहीं 9 फ्लोरीन का अगर आप देख लें तो 1s2 2s2 2p5, तो इसके हिसाब से इसमें तो ऐसे ही होगा संरचना इसकी। लेकिन ये इसके अंतिम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3, यानी पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, तीसरा इसमें भरेगा, फिर चौथा इसमें भरेगा, पांचवा इसमें भरेगा। उसी तरीके से 10 नियान का आप देख सकते हैं, 10 नियान भी वही होगा। नियान चूंकि अक्रिय गैस है, आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। सेम सबका जो है कक्षकों की संरचना 8 ऑक्सीजन 9 फ्लोरीन और 10 नियान, इन दोनों की सेम होगी। अब p में आप देख सकते हैं चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंतिम उपकोष में, तो यहां पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, पांचवा दूसरे कक्षक में और छठवां तीसरे में। इसके हिसाब से जो इन्होंने नियम बताया उसके हिसाब से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे तब तक जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किसी भी कक्षक में नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको हुंड साहब का भी नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई आपत्ति हो, किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका समाधान आपको अगली कक्षा में मिल जाएगा।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।